हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर के राजपूत का थर्ड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है। इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पिकअप किए हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 120 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड द फोर्स विल बी। तो हमें क्या बोला है कि दो चार्जेस हैं, हम समझ लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है 120 न्यूटन। तो ये बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दें, यानी समझो अगर पहले x मीटर था तो अब 2x मीटर हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो हमें यहाँ पे एक बात पता चल गई कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर पहले डिस्टेंस कुछ और था, अब डिस्टेंस जो है डबल हो गया है, तो डबल होने के बाद में फोर्स क्या होगा। तो याद रखिए, डिस्टेंस को जब डबल कर दिया जाएगा तो डबल करने के बाद में फोर्स जो है 4 टाइम्स लेस हो जाएगा, यानी फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले 120 न्यूटन था, अभी हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कूलम्स लॉ पूछा है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी बताया था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r d स्क्वायर। इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स आर। मान लीजिए दो कोई चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे वो कैसे रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए वो हमेशा ऑलवेज कर्व्ड होते हैं, कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडीज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट। तो जो चार्ज बॉडी होती हैं वो एक दूसरे पे जो फोर्स एट्रीब्यूट करती हैं वो किस वजह से करती हैं। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द शीट ऑफ बैकलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ एन एयर कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल। तो बोला है पहले एक एयर कैपेसिटर था, एयर कैपेसिटर यानी ये जो दो मेटेलिक प्लेट होते हैं उनके बीच में जो है पहले एयर थी। तो आपको बता दूं कि एयर भी एक इंसुलेटिंग मीडियम है, एक इंसुलेटर है, जिसकी वजह से एज ए कैपेसिटर ये भी वर्क करता है। लेकिन बाद में जो है इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया कि एक बैकलाइट जो है वो रख दिया। बैकलाइट भी जो है अनदर इंसुलेटर मीडियम है, तो तब उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो एक बात याद रखिए, कैपेसिटेंस एक पॉइंट पे डिपेंड होता है जो होता है परमिटिविटी। तो एयर का जो परमिटिविटी है वो बैकलाइट से बहुत ही कम है। बैकलाइट इज अ गुड इंसुलेटर देन दी एयर, इसलिए जो है कैपेसिटेंस जो है उसका इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ कैपेसिटर स्टोर्स 0.24 कूलम्स एट 10 वोल्ट्स, इट कैपेसिटेंस इज। एक कैपेसिटर है जिसका चार्ज जो है वो 0.24 कूलम है और जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट्स है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज है 0.24 डिवाइडेड बाय वोल्टेज है 10, आंसर है 0.024 फैरेड। आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट डाइलेक्ट्रिक हैविंग। तो पूछा है कैपेसिटर बनाने के लिए किस तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें चाहिए।
तो देखते हैं लो परमिटिविटी, हाई परमिटिविटी, परमिटिविटी सेम एज दैट ऑफ एयर और स्लाइटली मोर देन दैट एयर। तो याद रखिए जितना ज़्यादा जो मीडियम का परमिटिविटी होगा डाइलेक्ट्रिक का उतना ज़्यादा कैपेसिटर अच्छा होगा, इसलिए ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सब क्वेश्चंस हैं। इफ 315 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं पहले यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता दूं कि रेजिस्टेंस एक तरफ हम देखते हैं और एक तरफ कैपेसिटेंस। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट फार्मूला जब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो होता है R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN, यानी डायरेक्टली हम उसकी अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। और जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल में जाने के बाद में उसका फॉर्मूला बन जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल अप टू n। उसी तरह से अभी हमें यहाँ पे ज़रूरी देखना कैपेसिटर का। कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो उसका फॉर्मूला जो रिवर्स हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और पैरेलल में जब जाता है तब C इक्विवेलेंट जो है उसका डायरेक्टली हमें अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में बोला है कि 315 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला हमारे पास है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3/15 1/5। तो C इक्विवेलेंट हमें मिल गया 5 माइक्रोफैरेड। सर्किट हमारा कुछ इस तरह से था, हमने दोनों के दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड किया बस। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सब क्वेश्चन था इसमें, इफ 310 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज। तो बोला है कि 310 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। सिंपल है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम उसकी अलजेब्रिक सम ले लेंगे। 10 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों की सम ले लेंगे, हमें मिल जाएगा 30 माइक्रोफैरेड। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बी है एरिया ऑफ प्लेट्स, सी है थिकनेस ऑफ प्लेट्स और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो हम इसके लिए एक फार्मूला, हमें कंस्ट्रक्शन फार्मूला पता होना चाहिए कैपेसिटर का। एक तो होता है ना कि एक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट में जो C इज इक्वल टू है वो चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज है, उसी तरह से कंस्ट्रक्शनली जब हम देखते हैं तो उसका फार्मूला हो जाता है इप्सिलॉन A डिवाइड बाय D। इप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है, A जो है एरिया ऑफ द प्लेट्स है और जो D है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शंस में ऑप्शन ए तो डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है। एरिया ऑफ द प्लेट्स भी देखा हमने, अफेक्ट करता है। सिर्फ थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेटल प्लेट्स डिस्टेंस D apart from a capacitor of value C farad, another metal plate of thickness D by 2 and of the same area is inserted between these two plates. Capacitance of these three plates capacitor will be। बोला है कि पहले दो मेटल प्लेट वाला कैपेसिटर था, दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंस जो है डिस्टेंस जो है वो D था और इस कैपेसिटेंस का वैल्यू C फैरेड था। और इसके बाद क्या किया कि उन्होंने एक थर्ड प्लेट बीच में ऐड कर दी। अब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हो गया D/2 और यहाँ भी D/2। तो इसके बाद में जो कैपेसिटेंस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी। पहले अगर 1 फैरेड थी तो अब क्या रहेगी, तो देखते हैं। मैंने जैसे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि C इज इक्वल टू होता है इप्सिलॉन A/D, वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और A होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो हमें बताया कि एरिया ऑफ द प्लेट तो सेम है,
और जो इप्सलॉन्ग है वो भी सेम है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया इनवर्स ऑफ डी। तो इस हिसाब से डी को अगर डी बाई 2 कर देंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा पहले से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज। तो ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर एक पूरा लेक्चर बन सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी मेटेलिक हॉलो मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज फ्रॉम अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मींस ऑफ इंसुलेटेड हैंडल्स देन। बोला कि 2 प्लेट्स, जो दोनों प्लेट होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, चार्ज होने के बाद में कांस्टेंट वोल्ट सोर्स पे अगर हम उसके बीच में इंसुलेटेड हैंडल से जो है उसको डिस्टेंस अपार्ट कर देते हैं, यानी उसकी जो प्लेट थी उसमें डिस्टेंस जो है बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेस। जब हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे जो वोल्टेज रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ AC voltage is applied to capacitive circuit the alternating current can flow in the circuit। तो हमें कंसेप्ट तो पता है कि कैपेसिटर जो है वो DC सिग्नल के लिए एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन जब वही AC में हम कनेक्ट कर दें तो वो प्रॉपर वर्क करता है, वो ओपन सर्किट की तरह काम नहीं करता। हालांकि उसका कुछ रिएक्टेंस होता है लेकिन फिर भी वो ओपन सर्किट नहीं होता। तो इसका आंसर है क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूसेस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट्स। जो AC करंट है, ये जो AC वो फॉर्म होता है उसका जो करंट है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोलाइट फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोला है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। समझ लीजिए एक एयर कैपेसिटर है, यानी जो 2 प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, इंसुलेटर जो है वो एयर है। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे 1 फैरेड जो है, या फिर समझ लीजिए कि वो 1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर समझ लीजिए कि वो 1 वोल्ट जो है स्टोर कर रहा है। तो अगर इसके जगह हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एयर से 100 टाइम ग्रेटर है, तो वहाँ पे क्या उसका चार्ज रहेगा या क्या उसका जो है स्टोर करेगा वो चार्ज को। तो जितना ज़्यादा जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का परमिटिविटी है उतना ही ज़्यादा जो है वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो है यहाँ पे भी 100 टाइम्स वोल्टेज जो है वो स्टोर होगा, या फिर जो उसका कैपेसिटेंस है वो 100 टाइम्स रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ अ गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका डिसिपेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि डिसिपेशन फैक्टर इज नॉट अ गुड थिंग। उससे जो है कैपेसिटर जो है वो लॉसी हो जाता है। तो इसका सही आंसर है 0.0002। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। द अबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो लॉ है इसको कहते हैं गॉस लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 capacitors each of the capacity C are given, the resultant capacity 2/3C can be obtained by using them। तो मैं बोला है कि एक कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटी है वो है C फैरेड। तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 2/3C फैरेड होगा, और एक सिंगल यूनिट का जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा? याद रहे ये तो ऑल इन सीरीज और ऑल इन पैरेलल करने के बाद तो पॉसिबल है नहीं। तो जो ये 2 ऑप्शन है इसमें से कौन सा है? तो इसका मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है C। तो इसको मैं पहले दिखाता हूँ कि ये कैसे आया। याद रखिए, जब ऑप्शन C है ये 2 जो है हमने पैरेलल में लगाए हैं और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक के सीरीज में, ईच ऑफ C फैरेड। ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? पैरेलल में जो है हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं C + C = 2C। तो हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसका वैल्यू होगा 2C और यहाँ पे होगा C। दोनों अब जो है सीरीज में है, इसलिए जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अभी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2C + 1/C। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें C इक्विवेलेंट मिल जाएगा 2/3C।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। तो जो कैपेसिटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहाँ स्टोर होता है, मेटल प्लेट में होता है या डाइलेक्ट्रिक में होता है। तो याद रखें ये जो स्टोर करने में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बराबर के, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, यानी सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सिरेमिक जो है वो ग्लास, वैक्यूम और ऑयल से अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर हैज़ रिलेटिवली शॉर्टर शेल्फ लाइफ। पूछा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से कैपेसिटर की शेल्फ लाइफ जो है सबसे कम होती है। इसका आंसर आप याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, इसकी लाइफ सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ लॉसी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी। जो लॉसी कैपेसिटर होता है, जो डिफेक्टिव होता है, यानी जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, उसका जो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी उसके जगह पे हम कैसा रेजिस्टेंस रखें जिसकी वैल्यू स्मॉल हो, लार्ज हो या मीडियम हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज रेजिस्टेंस। जो लॉसी कैपेसिटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर कैपेसिटर इज। याद रखिए किसी भी प्योर एलिमेंट में, चाहे प्योर कैपेसिटर हो या फिर प्योर इंडक्टर हो, दोनों का जो पावर लॉस होता है वो हमेशा 0 होता है। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a dielectric slab is introduced in a parallel plate capacitor the potential difference between plates will be। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज। अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन। हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है। पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखते हैं 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर पैरेलल में। तो मैंने जैसे कि बताया था पैरेलल में जब होंगे तब हम डायरेक्टली अलजेब्रिक सम ले लेंगे, C1 + C2, 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरेड। और ये वाले सर्किट में भी 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर पैरेलल में है, तो हम दोनों की सम ले लेंगे, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरेड। अब जो है हमारा सर्किट दिखेगा, 3 सीरीज में कैपेसिटर दिखेंगे। एक की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, दूसरे की भी 2 है और तीसरे की है 4 माइक्रोफैरेड। अब देखते हैं कि तीनों पैरेलल में है, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/C इक्वलिटी = 1/2 + 1/2 + 1/4। इसका सही आंसर सॉल्व करने के बाद में 4/5 यानी 0.8 माइक्रोफैरेड आएगा। आंसर है ऑप्शन डी। तो गाइज ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर पार्ट 1। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि R.K. राजपूत जो बुक है वो बहुत ही सिंपल और लेवल 1 बुक है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।